Okay. Is the company regular in depositing undisputed statutory dues? तो this point talks about undisputed statutory dues. मतलब स्टैट्यूटरी ड्यू जो 7वां पॉइंट है उसका पहला पॉइंट है ये कि क्या कंपनी रेगुलरली अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज जमा करा रही है. स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब कोई पैसा जो इन्वेस्टर फंड में जाना चाहिए, या जीएसटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, एवरीवेयर जहां पे भी स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग कोई पेमेंट है वो क्या कंपनी रेगुलरली जमा करा रही है या नहीं करा रही. पॉइंट आता है इफ नॉट, एक्सटेंट ऑफ एरियर्स आउटस्टैंडिंग, कितना ड्यू पड़ा है, एक तो ये रिपोर्ट करेगा ऑडिटर. एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च के दिन कितना ड्यू पड़ा है और क्या उसको ड्यू हो चुके कितने महीनों से ज्यादा हो गए, 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं. ड्यू एज ऑन 31 मार्च एंड इट्स बीन 6 मंथ्स कि वो ड्यू पड़े फ्रॉम द डेट दे बिकेम पेबल शैल बी इंडिकेटेड बाय द ऑडिटर. सो दिस वाज द टॉपिक ऑन अनडिस्प्यूटेड. अब अगर मैं बात करूं डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज रेफर टू क्लॉज दे हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट. किसी डिस्प्यूट की वजह से अगर नहीं जमा कराया है तो हम अमाउंट भी बताएंगे और किस फोरम में डिस्प्यूट चल रहा है वो भी इन्फॉर्म करेंगे. फोरम मतलब कोर्ट, मतलब मियरली हमने कोर्ट का नाम बताना है और अमाउंट बताना है कि कितना ड्यू पड़ा है. फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन योर अनरिकॉर्डेड इनकम. बहुत ही छोटा सा पॉइंट है और 1-2-3 लाइनों का है, कंप्लीट हो जाएगा. कि अनरिकॉर्डेड इनकम क्या होता है, कोई ऐसी इनकम जो पहले नहीं बताई थी, इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने असेस कर ली और आपके ऊपर टैक्स की पेनल्टी इंपोज कर दी. क्या लिखा है, वेदर एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कोई ट्रांजैक्शन, कोई इनकम, कोई सेल, कोई रिसीट नहीं बताई थी पहले, लेकिन अब बता दी है. हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड. सरेंडर मतलब पकड़े गए, बता दी. डिस्क्लोज मतलब खुद ही गए, ये हुआ था पिछली बार, मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ. इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो जो भी प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम थी हैव बीन नाउ प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट. दिस इज योर अनरिकॉर्डेड इनकम पर पॉइंट. छोटा सा पॉइंट है. पॉइंट क्या कहता है अनरिकॉर्डेड इनकम का, कि अगर कोई इनकम, अगर कोई रिसीट, अगर कोई सेल ट्रांजैक्शन आपने पहले नहीं बताया था और अब वॉलंटरली बता दिया, या आपने बताया नहीं, आप पकड़े गए, आपने सरेंडर किया कि हाँ ऐसा हुआ था, तो उसके हिसाब से इनकम टैक्स ने जो भी टैक्स पेनल्टी ली होगी वो नहीं डिस्क्लोज करना है. डिस्क्लोज करना है कि क्या उस अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को आपने बुक्स में रिकॉर्ड अप कर लिया या नहीं करा, बुक्स आपने कंप्लीट करी या नहीं करी. Then you have your 9th point, and 9th point says default in repayment of loans. कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, किसको चुकाने में, सिर्फ लोन्स को चुकाने में. वो भी कितने जनों को, 4 जनों को. कंपनी ने डिफॉल्ट किया है बैंक को पैसा देने में, गवर्नमेंट को पैसा देने में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा देने में, या डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देने में. अगर कंपनी ने पूरे साल में एक बार भी डिफॉल्ट किया है, क्या करने में, पैसा चुकाने में. किसको पैसा चुकाने में, 4 जने, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और डिवेंचर होल्डर्स, गवर्नमेंट और डिवेंचर होल्डर्स. मैम आपको पैसे चुकाने में दिक्कत करिए तो ना मैं बैंक हूं, ना गवर्नमेंट हूं, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ना डिवेंचर होल्डर, तो यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं होगा. डिस्क्लोजर सिर्फ कब करना है, जब डिफॉल्ट किया है चुकाने में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट या डिवेंचर होल्डर्स को. तो हमें क्या रिपोर्ट करना है, वेदर कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट को चुकाने में अगर कोई डिफॉल्ट किया है तो क्या स्टेट करना है, पीरियड, कितने टाइम से डिफॉल्ट चल रहा है, एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड. हमें पीरियड बताना है, इतने टाइम से डिफॉल्ट चल रहा है और इतना अमाउंट का डिफॉल्ट चल रहा है. कैसा है नेचर ऑफ बोरोइंग, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है,
लेंडर किससे ड्यू है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, और डिबेंचर होल्डर्स है तो डिबेंचर होल्डर्स के बारे में पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स नाम लिख सकते हो। हाँ, अगर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो नेम दे सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक को इतना डिफॉल्ट दिया, एचडीएफसी बैंक को इतना दिक्कत दिया। फिर अमाउंट नॉट पेड के बारे में डिस्क्लोज करेंगे, प्रिंसिपल नहीं चुकाया या ब्याज नहीं चुकाया, कितने नंबर ऑफ डेज डीले हो गए, ये सारी चीजें हम डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन इसमें भी पॉइंट ओवर नहीं होता, और बड़ा पॉइंट है। तो क्या कंपनी इज अ विलफुल डिफॉल्टर? व्हाट डू यू मीन बाय विलफुल डिफॉल्टर? मैं खुद जा रही हूँ और कह रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं चुका सकती हूँ, सॉरी। विलफुल, विलफुल मतलब अपनी इच्छा से हम नहीं चुका रहे हैं। वी डोंट हैव फंड्स, मैं कह रही हूँ मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वेदर कंपनी इज अ विलफुल डिफॉल्टर, ये भी कमेंट करेंगे, यस या नो। फिर जो भी लोन्स हमने लिए थे इन लोगों से, क्या जिस पर्पस के लिए लिए थे वो पर्पस खर्च किया या नहीं किया? अगर एजुकेशन लोन लिया है तो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया या नहीं किया, कार लोन लिया है तो कार लेने में खर्च किया या नहीं किया। तो अमाउंट ऑफ लोन वाज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर टेकन, इफ नॉट, अगर नहीं उस मकसद के लिए यूटिलाइज नहीं किया तो कहाँ यूज किया, किधर किधर किस जगह पे यूज किया, बताओ। लोन सो डाइवर्टेड एंड पर्पस हैज टू बी रिपोर्टेड। जैसे क्या आपने पैसा शॉर्ट टर्म पे लिया लेकिन लॉन्ग टर्म में यूज कर लिया, पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लिया पर शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर लिया। जैसे पैसा क्रेडिटर्स या सपोज छोटी मोटी वर्किंग कैपिटल लोन लिया लेकिन उससे कोई फिक्स्ड एसेट खरीद ली, या फिक्स्ड एसेट से के लिए लोन लिया और उससे नॉर्मल रेगुलर जो उधारियां हैं वो चुकाई, वो भी रिपोर्ट करना है। और लास्ट पॉइंट इस पे रिपोर्ट करना है, वेदर द कंपनी हैज रेज लोन्स ड्यूरिंग द ईयर, अंडरलाइन करो, ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज, क्या किसी सिक्योरिटी को गिरवी रखकर, क्या अपने होल्डिंग सब्सिडियरीज जॉइंट वेंचर्स के लोन्स के शेयर्स को गिरवी रखकर कंपनी ने लोन लिया है। होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया, सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे, सब्सिडरी के शेयर्स होल्डिंग कंपनी की प्रॉपर्टी हो गए, क्या उसको कहीं प्लेज मतलब गिरवी रखकर कहीं लोन लिया है या नहीं लिया है, इस बारे में डिस्क्लोज करना है। तो ये 6 पॉइंट्स है, हमने साइमल्टेनियसली 2 पॉइंट्स कवर किए हैं। कौन कौन से, इनको फटाफट से एक बार लिख लेते हैं। तो कौन सा पॉइंट है गाइस, सबसे पहले कौन से पॉइंट से शुरू करना है हमको? 8 पॉइंट आई थिंक, और 8 पॉइंट इज ऑन अनरिकॉर्डेड इनकम। अनरिकॉर्डेड इनकम सरेंडर्ड और डिस्क्लोज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरेंडर एंड डिस्क्लोज्ड? सरेंडर मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमको पकड़ा, डिस्क्लोज्ड मतलब हमने इनकम टैक्स को वॉलंटरीली बताया अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका करना क्या है? हैव बीन करेक्टली disclosed in books of accounts or not, have been disclosed in books of accounts or not। ये हो गया आपका 8वां पॉइंट, सिंपल सा। अब आपका 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में बोलना गाइस क्या क्या लिखा है। पॉइंट का नाम है डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। किसको? टू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट या डिबेंचर होल्डर्स। क्या डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट, किस किस को? इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट या डिवेंचर होल्डर्स को। अगर किया है तो क्या क्या चीजों के बारे में रिपोर्ट करना है, बताओ। पॉइंट नंबर 1 बताओ गाइस, सबसे पहले क्या डिफॉल्ट, क्या रिपोर्ट करें? अमाउंट एंड लेंडर वाइज डिटेल्स। क्या लिखा है गाइस, बताओ। फर्स्ट पॉइंट बुक में से देखकर कौन बता रहा है?
कितना अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है? कोई है क्लास में? कितना अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है? कितना पीरियड ऑफ डिफॉल्ट है? ये रिपोर्ट करना है। एंड लेंडर वाइज डिटेल तो आई थिंक बी पॉइंट है। लेंडर वाइज डिटेल्स देनी पड़ेगी। टू whom default is done, राइट? क्या मैंने सही लिखा है? यस। ओके, व्हाट इज द सी पॉइंट? सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट बता दिया, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट बता दिया, फिर लेंडर वाइज डिटेल दे दी कि भाई इस बैंक को नुकसान दिया है, इस बैंक को डिफॉल्ट किया है, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफॉल्ट किया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट पॉइंट इज whether the fund was, whether the loan was utilized for the same purpose for which it was taken। मतलब यहाँ पे हमें रिपोर्ट पता है किस बात पे करना है? एंड यूज ऑफ मनी पे रिपोर्ट करना है। क्या हमने जिस मकसद से लोन लिया था उसी मकसद से खर्च किया या नहीं किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डी पॉइंट, मकसद कर लिया। क्या शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स वर यूटिलाइज्ड इन लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस और वाइसा वर्सा? कहीं ऐसा तो नहीं है लिया किसी और काम से पर खर्च किसी और काम से कर लिया? अगर ऐसी सिचुएशंस है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर व्हाट इज द ई पॉइंट? व्हाट इज द ई पॉइंट? बताओ बताओ, तुम बताओगे। Pledge of security. वेरी गुड। क्या कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज करके, होल्डिंग कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने? होल्डिंग कंपनी हैज प्लेज्ड, गिरवी रखा है, सिक्योरिटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर्स एंड टेकन लोन के बारे में भी रिपोर्ट करेंगे। आया समझ में यहां तक? विलफुल डिफॉल्टर वाला एक पॉइंट हम भूल गए। तो वेदर नेम, हम लोग नेचर ऑफ बोरोइंग्स, लेंडर का नाम, अमाउंट नॉट पे डिस्क्लोज कर दिया, विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं डिस्क्लोज कर दिया, एंड फिर लोन का पर्पस चेक कर लिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चेक कर लिया, और प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज चेक कर लिया। अगर कोई पैसा हमने हमारी सिक्योरिटीज को प्लेज रख कर दिया है तो उस हिसाब से कोई डिफॉल्ट किया है तो ऐसे लोन पर भी हम डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, आया समझ में? इसमें पहले तुम एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, वेदर कंपनी इज अ विलफुल डिफॉल्टर, ये भी ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा। दिस इज योर पॉइंट्स एंड नाउ द 10th point, which is on IPO, FPO
प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तुम्हारा इन 4 चीजों पर है। अभी हमने जो पॉइंट कवर किया था वो था अनरिकॉर्डेड इनकम पर, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट पर, और अब जो हम पॉइंट कवर करने वाले हैं वो है हमारा आईपीओ एफपीओ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर। पॉइंट क्या है रीड कर लेते हैं। आईपीओ एफपीओ टर्म लोन्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट, 5 चीजें कवर्ड है। क्या कंपनी ने पूरे साल में कोई आईपीओ लाई है, कोई एफपीओ लाई है, बहुत इजी पॉइंट है, कोई टर्म लोन लिया है, कोई प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, पता है पॉइंट क्या है? तो जो पैसा कंपनी लाई है, जो पैसा कंपनी लाई है कैसे, आईपीओ एफपीओ के तहत, वो पैसा क्या उसी मकसद के लिए खर्च किया है जिस मकसद से लिया गया था। वेदर मनी रेज्ड, जो भी पैसा रेज किया है फ्रॉम आईपीओस एफपीओस वर अप्लाइड फॉर द मेन वर्ड पर्पस फॉर विच दे वर रेज्ड, जिस मकसद से पैसा, जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए पैसा मार्केट से उठाया था, उसी पर्पस के लिए खर्च हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं तो क्यों नहीं हुआ, डिफॉल्ट या लेट हुआ तो डीले के बारे में लिखोगे, या एक बार कहीं और खर्च कर दिया बट फिर बाद में वापस सही कर दिया, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन भी डिस्क्लोज करेंगे। उसके अलावा क्या कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है तो सेक्शन 42 के हिसाब से, सेक्शन 62 के हिसाब से करा है या नहीं, और जो भी पैसा आया है वो उसी पर्पस के लिए खर्च किया है जिस पर्पस की वजह से खर्च करना चाहिए था, ये वी विल डिस्क्लोज। सो व्हाट इज द पॉइंट, डिड यू अंडरस्टैंड? कंपनी ने पैसा लिया है कहां कहां से, आईपीओ एफपीओ टर्म लोन, ये तो तीनों क्या हो गए, फ्रेश पैसा लिया है। आईपीओ एफपीओ शेयर्स से, टर्म लोन्स मतलब लोन्स के रूप में पैसा लिया है, एक ओन्ड फंड इंट्रोड्यूस किया या बोरोड फंड इंट्रोड्यूस किया, क्या कंपनी ने जाने पहचाने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है। तो कंपनी ने 5 सोर्सेस से पैसा लिया है, तो इन्हीं सोर्सेस से जो पैसा आया है वो सही जगह पर खर्च हुआ है या नहीं, उसी पर्पस के लिए खर्च हुआ है या नहीं जिस पर्पस की वजह से लिया गया था, और सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट किया है या नहीं। सेक्शन 42 कहता है 200 जनों से ज्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं हो सकता, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से किया है या नहीं, और ये पॉइंट है। सो दिस पॉइंट इज योर पॉइंट नंबर 10, आईपीओ एफपीओ टर्म लोन्स प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब इसमें रिपोर्ट क्या करना है, पॉइंट नंबर ए रिपोर्ट करना है कि इफ कंपनी हैज अक्वायर्ड फंड्स। कितने तरह के फंड्स होते हैं, फंड्स 2 तरह के होते हैं, या तो कंपनी में कुछ लोग ओन्ड फंड डालते हैं या कुछ बोरोड फंड डालते हैं। वेरी गुड दिशा। तो ओन्ड फंड मतलब शेयर्स, ओन्ड फंड मतलब इक्विटी ले लो, प्रेफरेंस ले लो मतलब आईपीओ ले लो, एफपीओ ले लो जहां पर हम ओपन पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, या जाने पहचाने लोगों को दे रहे हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर लो, या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर लो। ओन्ड फंड इंट्रोड्यूस किया मतलब शेयर्स में, सिंपल, या नेक्स्ट कैन बी बोरोड फंड। बोरोड फंड इज व्हाट, बताओ बोरोड फंड क्या होता है? इट कैन बी इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और
टेकिंग टर्म लोन्स और इशूइंग बॉन्ड्स। यही हो सकते हैं पैसे लेने के दो तरीके, या तो ओन्ड फंड्स या बोरोड फंड्स। तो पॉइंट ये कहता है चाहे आपने ओन्ड फंड लिया हो या बोरोड फंड लिया हो, अगर कंपनी ने फंड्स अक्वायर करे हैं तो जिस भी पर्पस के लिए फंड अक्वायर करे हैं उस पर्पस पे खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वेदर कंपनी हैज अक्वायर्ड फंड्स बट company has utilized such funds for the same purpose। सिंपल, इसको कहते हैं एंड यूज ऑफ मनी पर रिपोर्ट करना। एंड यूज ऑफ मनी पर रिपोर्ट करना। राइट, समझ आया। और उसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, वो सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 के हिसाब से हुआ है या नहीं, कि 200 से ज्यादा लोगों को तो शेयर्स नहीं दे दिए, क्योंकि द मोमेंट यू गिव 200 से ज्यादा को शेयर्स इट इज अ पब्लिक इशू, इट रिक्वायर्स इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो वो तो काम नहीं किया आपने, प्रोस्पेक्टस सही तरीके से बनाया या नहीं बनाया, ये भी हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। दिस इज योर 10th पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स आज हमने अभी टोटल आने के बाद कितने पॉइंट्स किए, कौन कौन से पॉइंट्स किए। सबसे पहले हमने शुरू किया था पब्लिक डिपॉजिट से, फिर हमने शुरू किया कॉस्ट रिकॉर्ड, फिर हमने शुरू किया स्टैट्यूटरी ड्यूज, फिर अनरिकॉर्डेड इनकम, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट एंड आईपीओ एफपीओ टर्म लोन्स। इज इट डन? यस। 11th पॉइंट सिर्फ एक लाइन का है, मैं बिना पढ़े ही बता देती हूँ तुमको। फ्रॉड रिपोर्टिंग। अगर ऑडिटर ने ऑडिट करते करते कहीं पर भी कोई फ्रॉड देखा है, कंपनी ने फ्रॉड किया है, कंपनी पर फ्रॉड हुआ है, मतलब सिंपल, ऑडिटर नोटिस्ड, अगर ऑडिटर ने नोटिस भी किया है, ऑडिटर नोटिस्ड या ऑडिटर ने पकड़ लिया है, रिपोर्टेड एनी फ्रॉड, कोई भी फ्रॉड ऑन कंपनी या बाय कंपनी, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल रिपोर्ट क्या, अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड नेचर ऑफ फ्रॉड। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला प्रोविजन नहीं है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला प्रोविजन तो क्या था, अगर कंपनी पर फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ है, तो गवर्नमेंट को बताना है, ये नहीं है। यहाँ तो ऑडिटर जनरली रिपोर्ट कर रहा है कि उसने अगर ऑडिट करते करते कोई फ्रॉड देखा है, रिपोर्ट किया है, तो वो क्या अमाउंट क्या करेगा, ही विल रिपोर्ट अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड नेचर ऑफ फ्रॉड। दिस इज फ्रॉड रिपोर्टिंग, 11th पॉइंट। वापस भेज देती हूँ इसका क्लिक। I hope you've got the 4 points. नेक्स्ट रीड कर लेते हैं इसको, 1 मिनट। इस व्हाइट बोर्ड को क्लोज कर रही हूँ मैं, शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। ये तुम्हारा 11वां पॉइंट।
Fraud notice or reported by auditor on company, by company. If yes, indicate the nature and the amount of the fraud. This is it with the points. ठीक है, फिर 143.12 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई फ्रॉड, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फ्रॉड बताया है तो वो यहाँ पे भी बताओ. Whether any report under section 143 subsection 12. What is 143 subsection 12? अगर ऑडिट करते करते कंपनी पर कोई फ्रॉड पकड़ा और फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है और फ्रॉड करने वाले एम्प्लॉइज ऑफिसर्स हैं और ADT 4 में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बता चुके हैं तो वो भी बता दो. और अगर कोई ऑडिटर ने ऑडिट करते करते विसिल ब्लोइंग कंप्लेन्स करी है, विसिल ब्लोइंग कंप्लेन्स सुनी है, तो क्या करेगा? कंसिडर एनी विसिल ब्लोअर कंप्लेन्स, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट करेगा. व्हाट डू यू मीन बाय विसिल ब्लोइंग? कंपनी के अंदर का इंसान कंपनी की इंटरनल बातें बता रहा है. क्लास के अंदर मैंने एक बंदे को बैठा दिया, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मुझे बताना ये पीछे क्या करते हैं, किसकी बुराई करते हैं, किसके मजे करते हैं, किसकी कॉमेडी करते हैं. मतलब क्लास के अंदर ही घर का भीदी लंका डाय, वो विसिल ब्लोइंग है. तो विसिल ब्लोइंग कोई कंसेप्ट, कोई कंप्लेन्स मिली है तो उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग करेंगे. राइट, मेजर पॉइंट नंबर 1 ही है. अगर कोई फ्रॉड मिला है, नोटिस किया है कंपनी पर, कंपनी ने रिपोर्ट करेगा. विसिल ब्लोइंग से भी हुआ है तो भी रिपोर्ट करेगा. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है तो वो भी इस बात का रिपोर्ट करेगा. दिस इज योर 11th पॉइंट. समझ आया? यहां तक लिया? नेक्स्ट पॉइंट शुरू करूं गाइस? शुड आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट? 12th पॉइंट. 13th हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 12th पॉइंट में मेरे साइड से समझाने के लिए बहुत कम चीजें तुम्हें रटना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज दिया हुआ है. निधि कंपनी के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है. व्हाट इज निधि कंपनी? इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, चिट फंड कंपनी होती है. चिट फंड कंपनी गुजरात में ही इसका ओरिजिन हुआ था, जहां पर लोग चिट्स मतलब पैसा इकट्ठा करते हैं पॉट में और चिट्स के बेसिस पे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं. तो अगर कोई निधि कंपनी है उस पर ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है? तो वेदर निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद नेट ओन्ड फंड एंड डिपॉजिट्स लाइबिलिटी इज 1:20. क्या कंपनी का ओन्ड फंड कंपेयर टू डिपॉजिट फंड्स क्या 1:20 के रेशियो में है या नहीं? ओन्ड फंड मतलब निधि कंपनी के मेंबर्स ने निधि कंपनी में पैसा डाला है 1 लाख, निधि कंपनी के ने बाहर के लोगों से पैसा मंगवाया है 10 लाख, खुद का 1, लोगों का 10, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1:20 तक चल जाएगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. नेट ओन फंड टू डिपॉजिट्स लाइबिलिटी. सिमिलरली निधि कंपनी ने सब जगह से पैसा इकट्ठा किया और लोगों को बांट दिया. क्या निधि कंपनी ने खुद के लिए कुछ पैसा रिजर्व में रखा है? तो ऑडिटर चेक करेगा वेदर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स. अनएनकम्बर्ड का मतलब फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, फ्री फ्रॉम एनी लियन टू मीट आउट द लाइबिलिटी. एकदम से कोई लाइबिलिटी आ गई तो कंपनी के पास पैसा है या नहीं, लोन वोन में बांट दिया सबको. और कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है कंपनी ने इंटरेस्ट और पैसे वैसे को चुकाने में. तो निधि कंपनी के ये टोटल 3 पॉइंट्स हैं जो हमको लर्न करने हैं. क्या है वो 3 पॉइंट्स? तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे गाइस, थोड़ा सा रखना पड़ेगा डेफिनेटली. तो क्या है ये 3 पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 12, रिपोर्टिंग ऑन निधि कंपनी. व्हाट डू यू मीन बाय निधि कंपनी? निधि कंपनी के 2-3 नाम है. क्या नाम है? निधि कंपनी को हम म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी भी बोल सकते हैं या चिट फंड कंपनी भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसमें रिपोर्ट क्या करना है? रिपोर्ट करना है ए, क्या कंपनी ने खुद का पैसा, नेट ओन्ड फंड्स, खुद का पैसा ओन्ड शेयर कैपिटल अपॉन डिपॉजिट
लाइबिलिटी, जो लोगों से पैसा मंगवाया है, क्या वो 1:20 के रेशियो तक है? शुड बी 1:20। ऑडिटर चेक करेगा, ऑडिटर विल रिपोर्ट, हाँ है तो रिपोर्ट कर देगा, नहीं है तो रिपोर्ट कर देगा। बी पॉइंट, निधि कंपनी का टोटल, जितने टोटल डिपॉजिट्स लिए हैं, मेंबर्स से पैसा मंगवाया है, उसमें से कुछ अनएनकम्बर्ड रखना है। व्हाट इज अनएनकम्बर्ड? फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, कहीं पर भी किसी उधारी में नहीं पड़े हैं, कहीं पे गिरवी नहीं पड़े हैं, फ्रेश मेरे ड्रॉर में मेरे पास है। अनएनकम्बर्ड को बोलते हैं अनएनकम्बर्ड, मतलब फ्री, फ्री पैसा पड़ा है। फ्री का मतलब ऐसा नहीं मुफ्त वाला। मैंने कहा यार मेरे पर्स में कुछ पैसा रेडिली अवेलेबल है, कहीं पे भी जा रही हूँ तो मैं खर्चा कर सकती हूँ, फ्रीली अवेलेबल विद निधि कंपनी। तो अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी? शुड बी एटलीस्ट कितनी? 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट। एंड थर्ड पॉइंट सिंपल, थर्ड पॉइंट तो सिंपल होगा, कोई अगर डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये निधि कंपनी के पॉइंट्स। आया समझ में? ये निधि कंपनी के पॉइंट्स। गाइस आया समझ में? 13th पॉइंट ऑलरेडी करा चुकी हूँ। कोई भी रिलेटेड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होगा तो 188 177 के हिसाब से हुआ है या नहीं, 188 177 ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लिया है या नहीं लिया है, और रिलेटेड पार्टीज को प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिस्क्लोज किया है या नहीं, ऑडिटिंग अच्छे से करी है ऐसे 550 के हिसाब से या नहीं। सो दीज आर योर 13 पॉइंट्स। अभी तक हमने कारों के 13 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। 14th पॉइंट इज सिंपल, क्या कंपनी ने अच्छा इंटरनल ऑडिट सिस्टम लगा के रखा है या नहीं रखा है? गाइस सुन लो प्लीज, क्या पॉइंट है? पॉइंट नंबर 14 से, क्या कंपनी में शानदार इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नहीं है? कंपनी के साइज को, नेचर को, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए क्या कंपनी ने अच्छा इंटरनल ऑडिट सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑडिट? इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर, कंपनी ने खुद ने चोरी वोरी ना हो इसके लिए क्या कंट्रोल्स लगाए हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे बने रहे, ताकि टाइमली हम फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सके। इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने के लिए अच्छा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रखा है या नहीं रखा है, कि वो चेक कर रहे हैं टाइम टू टाइम कंपनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, प्रॉपरली बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही, कहीं चोरी चपाटी तो नहीं हो रहे, कौन से इंप्लॉइज फ्रॉड कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स भी देखेंगे, रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर का क्या कहना है, कहाँ कंपनी दिक्कत कर रही है, कहाँ कंपनी दिक्कत नहीं कर रही, कहाँ चोरी होने के चांसेस हैं, ये हम रिपोर्ट करेंगे। सो व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज योर सिंपल सा 1 लाइन का 13th पॉइंट, द नेम इज इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इंटरनल ऑडिट सिस्टम। और इसमें हमें रिपोर्ट क्या करना है? 14th पॉइंट, 13 पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस थैंक यू। तो क्या पॉइंट है? ए, सबसे पहला तो
क्या कंपनी ने अच्छा इंटरनल ऑडिट सिस्टम लगाया है या नहीं लगाया? किस हिसाब से? कंपनी के साइज, कंपनी के नेचर, कंपनी के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। अच्छा इंटरनल ऑडिट ही नहीं, अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? कंपनी के अंदर ही ऐसा बंदोबस्त करना कि चोरी चपाटी ना हो। जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं तो घर का ताला लगाते हैं, ताला लगाना इज अ कंट्रोल सिस्टम। जैसे कैमरा लगाया, कौन आया कौन गया उसके हिसाब से, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंपनी का बिजनेस है डायमंड्स, गोल्ड्स एंड सिल्वर्स का, तो शानदार कंट्रोल सिस्टम चाहिए। कंपनी का बिजनेस है आटा गेहूं चक्की का, तो थोड़ा कम कंट्रोल्स होगा तो भी चलेगा। तो साइज एंड बिजनेस को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल सिस्टम्स ऑडिट रिपोर्ट लगाया है नहीं। एंड इनफैक्ट जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी बनेगी वो हम सीखेंगे, इट शैल बी कंसिडर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ऐसे 610 में लिखा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट इंटरनल ऑडिटर बनाता है उसे यूज कर सकता है, पढ़ सकता है कि इंटरनल ऑडिटर का क्या कहना है कंपनी पर, उसने कितने फ्रॉड्स पकड़े, वो फ्रॉड सही हुए